देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा। देखो हम लोग डेप्रिशिएशन स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, जिसका ये देखो इंट्रो से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था जस्ट कि डेप्रिशिएशन क्या होता है क्या नहीं। तो इस पे हम लोग इलास्ट्रेशन 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मेथड सीखा था एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीबी में सम ऑफ ईयर्स डिजिट, इस तरह का अलग अलग मेथड सीखा था। अब हम लोग कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 6। ये देखो होमवर्क दिया हुआ था, इलास्ट्रेशन 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले होमवर्क करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं नया कुछ है कि नहीं। इलास्ट्रेशन 6 हम लोग के लास्ट दिन का जो क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड है शायद, एक बार देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, मेसर सूर्या एंड कंपनी, एक सेकेंड, मेसर सूर्या एंड कंपनी टूक लीज ऑफ क्वेरी ऑन 1/1/2017, ठीक है। जैसे रेंट पे घर वगैरह लिया जाता है ना, वैसे अगर कोई क्वेरी मतलब खदान वगैरह लेना होता है भाड़े पे तो उसे लीज बोला जाता है, क्योंकि रेंट नॉर्मली 12 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है, 11 मंथ्स का होता है, इस तरह से। तो लीज का जैसे 3 साल का भी होता है अगर कॉमर्शियल रेंट है तो उस तरह से जो लीज या क्वेरी होता है ना, जो क्वेरी होता है उस पे जो हम लोग भाड़ा लेते हैं उसे लीज बोला जाता है। लीज नॉर्मली 99 ईयर्स इस तरह का होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो बोल रहा है कि 1/1/2017 में लीज लिया है किसी एक कंपनी ने, सूर्या एंड कंपनी जो भी है, तो कितने का लीज लिया है, 1 करोड़ का, ठीक है। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, मतलब वो खदान में जितने भी मिनरल्स डिपॉजिट है वो कितना है, बोल रहे हैं कि टेक्निकल स्टाफ जो है, मतलब जिनको ये सारे चीजों का नॉलेज होता है कि कितना क्वांटिटी में मिनरल्स यहाँ मिल सकता है, उनके पास वो टेक्नोलॉजिकल आइडिया होता है, वो बता सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि 2 लाख टन जो है डिपॉजिट है यहाँ पर मिनरल्स। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। देखो अब ये डिप्लेशन क्या होता है, लास्ट दिन हम लोगों ने डेप्रिसिएशन सीखा था टर्म, ये है डिप्लेशन। तो डिप्लेशन और डेप्रिसिएशन में फर्क ज्यादा कुछ नहीं है। डिप्लेशन का मतलब होता है गुड इवनिंग शिवास। गुड इवनिंग मैम। डिप्लेशन का मतलब होता है जब कोई नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जब हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो कोयला खदान से कोयला निकाल रहे हैं, तो फिर वो कोयला खदान से जो कोयला का वैल्यू है वो कम होते जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट है, उससे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कोई तेल का कुआं है, वहां से तेल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऑयल वेल बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसे ऑयल वेल बोलते हैं, तेल का कुआं, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, तेल निकाल सकते हैं। तो उसपे भी हमारा जो वो कुआं है, तेल का जो कुआं है, उसका उसमें जो रिसोर्सेज है यानी कि ऑयल, वो कम होते जा रहा है, तो इसे बोलते हैं डिप्लेशन। तो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट के लिए यूज होता है वर्ड डेप्रिसिएशन। उसी तरह से फिक्स्ड एसेट, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, मतलब ये कैसा एसेट है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया। जैसे बिल्डिंग ह्यूमन बीइंग बना लेता है, ठीक है, या फिर मान लो कोई फर्नीचर ह्यूमन बीइंग बना लेगा, कोई कार है, कोई ट्रक है, ये सब ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। लेकिन ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कोयला, ये कोई इंसान नहीं बना सकता, ठीक है, ये नेचुरल वे से बनता है। तो कोयला का खदान हुआ या फिर ऑयल वेल हुआ, जो भी है, ठीक है। तो या फिर मिनरल्स मिल रहा है कहीं पर, ऐसे जगह है जहां से हमें मिनरल्स वगैरह मिल रहा है, तो वही बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन इस पे जब चार्ज होता है तो उसका नाम होता है डिप्लेशन, ठीक है। मेथड कुछ अलग नहीं होता है, या नाम मेथड बोला है लेकिन मेथड कुछ अलग नहीं होता है, मेनली टर्म समझो, ये डेप्रिसिएशन ही है। लेकिन जब नेचुरल रिसोर्सेज पे लगता है तो उसको डेप्रिसिएशन से बेटर डिप्लेशन बोला जाता है। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग, बोल रहा है कि जो एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनरल्स वो कैसे करेंगे, 3 साल का पैटर्न दिया हुआ है। तो पहले साल 2000 टन एक्सट्रैक्ट होगा, उसके बाद
10,000 टन, उसके बाद 15,000 टन। मतलब धीरे धीरे जो है एक्सट्रैक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है? सो द क्वेरी लीज अकाउंट। तो ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट है ना, जो हम लोग का लीज में लिया गया, मतलब जो खदान है वही हम लोग का फिक्स्ड एसेट है। एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमें डेप्रिसिएशन, देखो मैंने बोला था ना, टर्म डेप्रिसिएशन हो या डिप्लेशन हो बात एक ही है, लेकिन अलग अलग टर्म जो है यूज किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। तो देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो या डिप्लेशन हो बात एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा अलग तरीके से इसे देखें, तो अगर नेचुरल रिसोर्सेस होता है तो बेस टर्मिनोलॉजी है डिप्लेशन, अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं होता है तो डेप्रिसिएशन। बाकी दोनों का मतलब एक ही है, एसेट के वैल्यू में जो गिरावट आता है, मतलब एसेट का वैल्यू जो यूज करने की वजह से कम हो जाता है। हमें 17 से लेके 19 तक का डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्वेरी लीज अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर लिखते हैं क्वेरी लीज अकाउंट। जैसे हम लोग मशीन लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट क्या होता है? मशीन होता है, वैसे ही क्वेरी, क्वेरी मतलब जहां पर वो जो भी मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट है उस जगह को बोला जाता है। तो जो लीज में लिया गया है तो उसका अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला गया है। और जैसे कि मैंने बोला था कि डेप्रिसिएशन में हम लोगों का टाइम जो है वो काफी वाइटल होता है, तो डेट कॉलम लेजर पे जरूर बनना चाहिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, देखते हैं कब हम लोगों ने लीज पे लिया है। 1117 में लिया है 1 करोड़ रुपए से, तो लीज लेने से एंट्री क्या होगा? लीज अकाउंट डेबिट, जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, वैसे ही क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कोई भी एक लिख सकते हो। तो हम बैंक लिख रहे हैं, ठीक है, कैश भी लिख सकते हो, कुछ बोला नहीं है। तो 1 करोड़। अच्छा, अब ये यूज हुआ होगा, डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम के ऊपर डिपेंड करके लगता है। तो पहला साल डेप्रिसिएशन लगेगा, इनका ईयर स्टार्ट होता होगा 1 जनवरी से, क्योंकि 1 जनवरी का ही डेट बता रखा है। और हम लोग को कुछ बोला नहीं है कि 31 मार्च तक करना है कि दिसंबर, क्योंकि ईयर एंड या तो 31 मार्च को होता है या दिसंबर को होता है। जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन देखना चाहिए। अगर जैन से स्टार्टिंग दे रखा है ना, मतलब इंफॉर्मेशन जैन से शुरुआत है, तो हम लोग इसको दिसंबर के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2017 में डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री वगैरह मैंने लास्ट दिन सारा बताया था। एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन लगने से फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। तो फिक्स्ड एसेट में तो फिक्स्ड एसेट लिखेंगे नहीं, फिक्स्ड एसेट का नाम क्या है? क्वेरी लिस्ट। तो फिक्स्ड एसेट के लेजर में क्या लिखना पड़ेगा? बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन का? ये देखो, यहाँ पर हम लोगों का टोटल मिनरल डिपॉजिट कितना है बोल रहा है, जो हम लोगों ने 1 करोड़ का लीज लिया है ना, और जिस मतलब क्वेरी के लिए लिया है, जिस खदान के लिए लिया है, वहां पर 2 लाख टन डिपॉजिट है, मिनरल्स, ठीक है, डिपॉजिट है। लेकिन हम लोग फर्स्ट ईयर 2,000 टन ही निकाल सकते हैं। तो 2 लाख टन एक्सट्रैक्ट करने पे हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 1 करोड़ का, ठीक है। तो 1 लाख टन का अगर हम लोगों को चाहिए जो मिनरल्स है, वो तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख टन का। और अगर हम लोग 2,000 टन निकालेंगे तो कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो ये देखो, हम बिल्कुल इसको फॉर्मूला में नहीं ट्रांसफर करके नॉर्मल वे से बता रहे हैं कि अगर 1 करोड़ खर्चा करेंगे तो 2 लाख टन का मिनरल डिपॉजिट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर 2,000 टन का मिनरल्स डिपॉजिट हम लोग लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हम लोगों को कितना जो है खर्चा करना पड़ेगा? जितना खर्चा करना पड़ेगा वही हम लोगों का एसेट का वैल्यू होगा, डेप्रिसिएशन का वैल्यू होगा, सॉरी एसेट नहीं, डेप्रिसिएशन का। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से यहां पर लिख देते हैं, यूनिटरी मेथड जो मैंने बताया उस हिसाब से, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 2,000। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 2 लाख इंटू 2,000
डिवाइडेड बाय 1 करोड़। तो ये हो गया, ये 40 आ गया, 1 करोड़। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया शायद, सॉरी। 2 लाख टन के लिए 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख होगा ना, मैंने उल्टा लिख दिया। 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख होगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा कि 2 लाख टन डिपॉजिट के लिए 1 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है, तो 1 के लिए 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख होगा। मैंने उल्टा लिख दिया था, इस वजह से गलत हो रहा था। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख। तो 1 करोड़ इंटू 2 लाख, तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो पहले साल डिप्रिशिएशन कितना लगेगा, 1 लाख रुपीज लगेगा। बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। अब 1 करोड़ से 1 लाख चला गया, तो यहाँ पर 99 लाख दिखेगा हम लोगों को, बैलेंस करके आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 करोड़। इसका मतलब हो गया जो क्या बोलते हैं उसे, क्वेरी, मतलब जो खदान हम लोगों ने लीज पे लिया था 1 करोड़ देके, उस लीज का जो हम लोगों ने 2000 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया मिनरल्स, उस वजह से हम लोगों ने कितना खर्चा, हमारा राइट ऑफ हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, और ये जो राइट ऑफ हुआ वही हम लोग का डिप्रिशिएशन है। अच्छा, अब हम लोग इसको यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। 1 Jan 18 में टू बैलेंस बीडी। ठीक है, मतलब अभी जो क्वेरी है, जो लीज है, उसका वैल्यू हो रहा है 99 लाख क्वेरी लीज का। ठीक है, अब इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा बाई डिप्रिशिएशन। ठीक है, अब कैसे इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा, सिमिलर तरीके से हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे। देखो अभी जो वैल्यू है 99 लाख। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर देखो कितना टन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 10,000 टन। तो सिमिलर वे से होगा, हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि 1 करोड़ खर्चा करने पे 2 लाख टन का हमारे पास जो है मिनरल्स आ जाता है। 1 करोड़ खर्चा करने पे हम लोग के पास 2 लाख टन का डिपॉजिट मतलब मिनरल्स मिल जाता है। तो 10,000 टन अगर हमें चाहिए तो कितना हमारा डिप्रिशिएशन होगा। तो यहाँ पर ये 5 जीरो हटा देते हैं, यहाँ पर बचेगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 100/2 इंटू 10,000। ठीक है, तो ये हो गया 5 लाख, 5 लाख हो गया। अच्छा, अब एसेट का वैल्यू कितना दिख रहा होगा, बाई बैलेंस सीडी, तो -99 लाख। तो ये वैल्यू आ रहा है 94 लाख। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 94 लाख, मतलब सेकेंड ईयर में मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होने के बाद अभी जो क्वेरी है उसका वैल्यू हो रहा है 94 लाख। और एक बार करना पड़ेगा, हमें 3 साल का दिखाने के लिए बोला है, 19 तक दिखाने के लिए बोला है। ये देखो 19 तक, तो हम लोगों ने 18 तक ही अभी दिखाया। अब फिर से ब्रॉट डाउन करेंगे। 1119 में बैलेंस है एसेट का, जो फिक्स्ड एसेट है 94 लाख। इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2019 बाय डिप्रिशिएशन बोल के। फिर से वैसे ही, अगर हमें 2 लाख टन का डिपॉजिट चाहिए, मतलब 2 लाख टन का मिनरल्स डिपॉजिट चाहिए, तो हम लोग को 1 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड ईयर में हम लोग कितना मिनरल्स लेना चाहते हैं, 15,000 टन मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के वजह से हमारे पास जो डिप्रिशिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट का, वो कितना होगा। ये देखो 5 जीरो हटा देते, 100/2 मतलब 50 इंटू 15,000, तो यहाँ पर हो गया 7,50,000। ठीक है, ये वैल्यू 7,50,000 यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। 7,50,000 माइनस 94 लाख, तो 86,50,000। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 94 लाख, मतलब दोनों साइड लेजर का टोटल बैलेंस।
ये कोई मेथड में नहीं हुआ, ठीक है। देखो डिप्लेशन मेथड का मतलब कोई अलग, जैसे हम लोगों ने एसएलएम में एक फॉर्मूला सीखा था, डब्ल्यूडीवी में एक फॉर्मूला सीखा था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। डिप्लेशन मेथड में हम लोग सिंपल जो है यूनिटरी मेथड से करते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है 1 करोड़ खर्चा करने पे 2 लाख टन डिपॉजिट मतलब मिनरल्स हमें मिल सकता है। तो 2000 टन जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना खर्चा हम लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है, कितना खर्चा राइट ऑफ हो जाएगा 1 करोड़ में से। अगर 10,000 टन डिपॉजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना होगा, अगर 15,000 टन कर लेंगे तो कितना होगा। सिंपल हम लोगों ने इसको कैसे किया है, फॉर्मूला मतलब जो यूनिटरी मेथड होता है वो लगा के किया। इसमें कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह का हमारा जरूरत नहीं होता है, जब तक हमें कोई मेथड वैसे नहीं बता देगा। वैसे डिप्लेशन मेथड बोला है, बट मैंने बोला ना ये एक नाम होता है, डिप्लेशन कोई अलग से मेथड नहीं होता है, ठीक है। तो डिप्लेशन मेथड अगर कभी भी बता दे तो हमें ऐसे यूनिटरी मेथड से ही करना है। चलो ये अकाउंट तो बन गया, अब हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी हमें बनाने के लिए बोला गया था। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पर सबसे पहले 31 दिसंबर 17 में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन टू क्वेरी लीज, ठीक है। ये क्या है, ये क्रॉस पोस्टिंग बार डेप्रिसिएशन टू क्वेरी लिस्ट, पहले बार डेप्रिसिएशन लगा है 1 लाख रुपीज का। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ क्लोज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। इसको क्योंकि एक ही सिंगल डेटा है तो नॉर्मल ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं, टोटल चाहो तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लिख ही देते चलो। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2018 टू क्वेरी लीज। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन था 5 लाख का बाई पीएल। और एक बार डेप्रिसिएशन लगा है 31 दिसंबर 2019 में टू क्वेरी लीज, ये 5 लाख के बाद ये 7.5 लाख। डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या होता है, कम होता है। ये हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे एसेट का वैल्यू कम होते जाता है डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी कम होते जाता है, या फिर एक ही जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर साल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना मिनरल्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो अगर ज्यादा मिनरल्स निकालेंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, इसी वजह से डेप्रिसिएशन यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट जितना पुराना होता है डेप्रिसिएशन का वैल्यू कम होते जाता है अगर डब्ल्यूडीवी मेथड हो रहा है, क्योंकि बचे हुए वैल्यू पे लगता है। एसएलएम में एक ही जैसा चलता है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज दिख रहा है, इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग अपना जो एक्सट्रैक्शन है, जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है हर साल इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा होमवर्क था, ये मैंने होमवर्क दिया था, तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब करते हैं इलास्ट्रेशन 7। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है ए फर्म परचेज्ड ऑन 1 Jan 2018 सर्टेन मशीन फॉर 5,82,000 एंड स्पेंट 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। On July 1, 2018, another machine for 2 lakh was acquired. On 1st July 2019, the machinery purchased on 1st Jan 18 having become obsolete and was auctioned for 3,86,000. And on the same date, fresh machinery was purchased at a cost of 4 lakh. Depreciation was provided annually on 31st December. Good evening, Shubhri. Good evening, ma'am. 31st December at the rate of 10% per annum on written down value. हमें WDV मेथड से ये कैलकुलेशन करके दिखाना है। अच्छा, देखते हैं, देखो कैसे होगा। पहले हम क्वेश्चन को ना ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना सारा डेटा लिखा हुआ है ना, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम लाइन में बना ले तो हमारे लिए आसान हो जाता है।
परचेस्ड हुआ है पहला मशीन 1 जन 18 को। 1 जन 18 को हम लोगों ने एक मशीन परचेस किया है जिसका वैल्यू है, खरीदा हुआ प्राइस है 5,82,000। लेकिन हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था कि AS10 में हमें बताया गया है मशीन को यूज करने के लायक बनाने के लिए जो भी खर्चा हम लोग लगाएंगे वो मशीन के दाम के साथ ऐड हो जाएगा। इरेक्शन चार्जेस है 18,000। अब इरेक्शन चार्जेस की वजह से हम लोग के मशीन का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इंस्टॉलेशन, कोई मशीन को इंस्टॉल करवाना है, इरेक्ट करवाना है, ठीक है, तो अगर इसके बिना ये मशीन यूजेबल नहीं होगा तो इस केस में हम लोग को उसका दाम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने से यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख, ठीक है, ऐड करने से 6 लाख हो गया। तो मशीन का परचेज प्राइस तो 5,82,000 है, लेकिन टोटल प्राइस 18,000 हो गया। 18,000 प्लस 5,82,000 6 लाख हो गया। ऑन जुलाई 1, 2018 अनदर मशीन परचेज हुआ है 2 लाख से। अच्छा, इनका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होता है 31 दिसंबर, मतलब ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2018 में, ठीक है। और 1 जुलाई 18 में ही दूसरा मशीन खरीदा गया है, मतलब इस साल में ही और एक बार मशीन खरीदा गया है। तो सपोज अगर ये 1 जुलाई 18 का डेट है तो यहाँ पर एक नया मशीन परचेस किया गया है जिसका कॉस्ट है 2 लाख। ऐसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं 1 जुलाई 19 को एक मशीन परचेस्ड, द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जन 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट। बोल रहा है कि 1 जुलाई 19 को जो मशीन खरीदा गया था 1 जनवरी 18 को वो ऑब्सोलेट हो गया है और उसे ऑक्शन में दे दिया गया, मतलब बेच दिया गया 3,86,000 में। और ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे एक नया मशीन, फ्रेश मशीन was purchased, खरीदा गया एट ए कॉस्ट ऑफ 4 लाख। तो ये डेट वाइटल है, 1 जुलाई 19 का डेट वाइटल है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई 19, ठीक है। इस डेट पे क्या क्या हुआ? इस डेट पे एक तो नया मशीन परचेज हुआ है, एक ओल्ड मशीन सेल हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। 1 जुलाई 2019 कौन सा मशीन बिका है? द मशीन परचेज ऑन 1 जन 18। 1 जन 18 में ये वाला जो मशीन परचेज हुआ था ये बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया है? 3,86,000 में, ठीक है। और उसी दिन एक नया मशीन खरीदा गया जिसका कॉस्ट है 4 लाख। बस इतना ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में था, लेकिन इतना बार लाइन बाय लाइन बता रखा है कि समझना जरूरी है। डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर हर बार प्रोवाइड होता है, तो एक बार तो ये एक साल हो गया डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। दूसरा साल यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, ये एक ईयर है, दूसरा ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब होगा? अगर 31 दिसंबर होता है तो 31 दिसंबर 19 को खत्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बोल रहा है डेप्रिसिएशन लगेगा 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जो डेप्रिसिएशन का मेथड एडॉप्ट किया गया है, डेप्रिसिएशन का मेथड जो एडॉप्ट किया गया है वो है WDV मेथड, ठीक है। WDV 10%, 10% पर एनम। अच्छा, हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है? मशीनरी अकाउंट। बस मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है और कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, हम लोग को यहाँ पर ये नहीं बोला है कितने साल के लिए दिखाना है, लेकिन हम लोग का इंफॉर्मेशन बस 2 ही साल का है तो हम लोग 2 साल का दिखाएंगे। तो जैसे मैंने टाइमलाइन ड्रॉ किया है वैसे ही लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि मशीन खरीदा गया 1/1/18 को, तो मशीन खरीदने का एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। डेट लिख देंगे 1/1/18 टू बैंक लिखते हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं बोलता है ना तो बैंक लिखना बेटर होता है। टू बैंक बोल के यहाँ पर लिखेंगे परचेज, क्योंकि ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था जो परचेज प्राइस होता है वो हम लोग किसको पे करते हैं? दुकानदार को, ठीक है। तो दुकानदार को हम लोगों ने कितना पे किया है? 5,82,000। और इरेक्शन करवाने का खर्चा अलग से, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे इरेक्शन, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे मशीन का परचेज प्राइस क्या था और उसको यूजेबल बनाने के लिए हम लोगों ने कितना खर्चा किया है। और ये है 18,000,
18,000, ठीक है। ये दोनों टोटल हो गया। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का मशीन 1 का डेटा। अब क्या हुआ है देखो, हम लोगों ने फिर यहाँ पर ये देखो, ये ट्रांजैक्शन एंट्री कर लिया। हम लोग ना डेट वाइज चलेंगे, 1 तारीख का ट्रांजैक्शन ऐसे चल रहे थे, फिर आया 1 जुलाई। 1 जुलाई में हम लोगों ने फिर से मशीन परचेस किया, तो फिर से एंट्री लिखेंगे 1 जुलाई का। तो परचेस करने का एंट्री क्या होता है? परचेस करने का एंट्री होता है टू बैंक, मतलब मशीन टू बैंक। यहां पर लिखेंगे परचेस। ये कितने का मशीन है? 2 लाख का मशीन है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा एंट्री होगा? अब हम लोग यहां तक पहुंच गए ऐसे। अब इसके बाद आया 31 दिसंबर। यहाँ रुकना है। क्यों रुकना है? यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ईयर एंड होता है उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग के पास 2 अलग अलग मशीन है, ठीक है। एक यहाँ पर खरीदा गया, एक यहाँ पर खरीदा गया, और डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है अपने टाइम के ऊपर कि हम लोगों ने कौन सा मशीन कितना दिन यूज किया। तो जो ये मशीन था, इसको तो हम लोगों ने पूरा 12 महीना यूज किया, क्योंकि जैन से दिसंबर 12 महीना होता है। और ये जो मशीन हम लोगों ने सेकेंड टाइम खरीदा उसी साल में 2 लाख वाला, इस पे कितने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा? जुलाई के 1 तारीख को खरीदा, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, यानी 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो पहले वाले मशीन पे 12 महीने का, दूसरे वाले मशीन पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो हमें जस्ट काउंट करके समझना है। अब 1 तारीख दिया हुआ है तो पूरा 6 महीना होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं 31 दिसंबर 2018 को डिप्रिसिएशन लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां पर लिखते हैं पहले मशीन, ये देखो, ये जो मशीन 6 लाख वाला है, इस पे कितना लगेगा? 6 लाख वाले मशीन पे पूरे 12 महीने का लगेगा। डेप्रिसिएशन 10% करके लगाने के लिए बोला है, और 12 महीने का लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 12/12 कर सकते हैं। ये मैंने रूल्स लास्ट दिन समझाया था। 6 लाख पे 10% करने से जो वैल्यू आता है वो 12 महीने का आता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 12 करने से एक एक मंथ का आएगा, तो इंटू 12 करोगे तो पूरे 12 महीने का ही डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 60,000। यहाँ पर लिखते हैं 60,000। और दूसरा जो मशीन है उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 लाख इंटू 10% इंटू, अब देखो 2 लाख पे 10% करने से, क्योंकि 10% साल भर का है तो ये पूरे 1 साल का निकल के आया। डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो एक एक महीने का निकल के आएगा, इंटू 6 करेंगे तो 6 महीने का निकल के आएगा, ठीक है। तो 2 लाख पे 10% और 6/12, इसका आसान तरीका है कैलकुलेट करने का, ओरली कर सकते हो। कैसे? देखो 10% हमें 1 साल में लगाना है, तो आधे साल में 5% मान सकते हैं ना, इसका कैलकुलेशन करने से 5% ही होगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब 2 लाख पे 5% लगा तो हो जाएगा, या फिर कैलकुलेटर तो है तुम लोग के पास, पूरा भी कैलकुलेट करके लगा सकते हो। तो 2 लाख पे 5% 10,000 हो गया, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 70,000 दोनों मशीन मिला के। तो बचा हुआ मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बचे हुए मशीन का वैल्यू कुछ इस तरह से होगा 31 दिसंबर 18 बाई बैलेंस सीडी। हम दोनों मशीन का अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। पहला मशीन 6 लाख का था और 60,000 डिप्रिसिएशन हुआ, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस 60,000। ऐसे लिख के दिखाते ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे हो रहा है। 6 लाख माइनस 60,000, इसका तुम लोग रफ वर्क भी कर सकते हो, यहाँ नहीं दिखा के, ठीक है। और 2 लाख था, 2 लाख में 10,000 कम हो गया, तो बाकी बचा हुआ वैल्यू, ठीक है। तो ये तो 1,90,000 हो रहा है, और ये हो जाएगा 5,40,000। और दोनों का टोटल करने से चेक करते हैं। 7,30,000, ठीक है। 7,30,000 हो गया। यहाँ मैंने इंडिविजुअली निकाला है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। तो दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। क्यों मैच होगा? ऑब्वियस सा बात है, मैच तो होगा ही ना, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि मैंने इतने का मशीन खरीदा और इतना यूज कर लिया, तो बचा हुआ जो वैल्यू है वो लिखने के बाद दोनों साइड तो टैली होना ही है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो जरूर कुछ गलत हुआ है। अब चेक करते कितना हुआ। ये 6 लाख और ये 2 लाख, 8 लाख। और यहाँ पर हो जाएगा ये भी 8 लाख हो रहा है, ठीक है। 8 लाख ही होना चाहिए, चेक कर लिया मैंने, 8 लाख ही हो रहा है। 7,30,000 और 70,000। अच्छा, अब और 1 साल का यहाँ पर डिप्रिसिएशन और ये सब कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास जो मशीन है उसका वैल्यू ओपनिंग डेट पे क्या है। 1 जनवरी 2019 में टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो हम लोग के पास जो मशीन पड़ा हुआ है उसका वैल्यू है 5,40,000 और 1,90,000, और टोटल करके है 7,30,000।
अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ऐसे जा रहे थे, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुआ खरीदने का बेचने का। 1 जुलाई 2019 में हम लोगों ने एक मशीन खरीदा और एक मशीन बेचा भी है, तो 1 जुलाई 2019 लिखते हैं यहाँ पर। अब जो खरीदा है उसका एंट्री तो टू बैंक से होगा, जो खरीदा है उसका वैल्यू है 4 लाख, तो यहाँ पर 4 लाख से एंट्री करेंगे। और जो बेच दिया वो कौन सा बेचा, ये वाला मशीन बेच दिया है कितने में, 3,86,000 में। तो इसका एंट्री क्या होगा, तो बेचा कभी इसी डेट पे बेचा है, सेम डेट पे खरीदा भी है, सेम डेट पे बेचा है। तो जो मशीन बिक गया उस पे डेप्रिसिएशन उस साल सिर्फ इतना ही यूज किया है। जो मशीन हम लोग का बिक गया उस मशीन को हम लोगों ने कितना यूज किया होगा, जितना दिन वो हमारे पास था उतना दिन ही यूज कर सकते हैं। तो दिसंबर के बाद 1 जुलाई तक था, तो दिसंबर तक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है। फिर कितना दिन था, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई का 1 तारीख, मतलब 6 मंथ्स ये मशीन यूज हुआ, उसके बाद बिक गया। ठीक है, उसके बाद बिक गया। और ये जो मशीन था ये हमारे पास पूरे साल रहा। ठीक है, बात को समझो। हम लोगों के पास ना अभी 3 मशीन हो चुका है। देखो, हम लोग के पास 3 मशीन हो चुका है। एक ये वाला मशीन जिसको मशीन 1 नाम देते, एक ये वाला मशीन जिसको मशीन 2 नाम देते, एक ये वाला मशीन जिसको मशीन 3 नाम देते हैं। तो जब सेकेंड ईयर आया तो हम लोगों ने मशीन 3 खरीदा। ठीक है, तो जो मशीन नया खरीदा वो इस डेट पे खरीदा और उस पे डेप्रिसिएशन इतने टाइम पीरियड का लगेगा। ठीक है, और ये जो M1 मशीन था उसको हम लोग इतना दिन ही यूज किए इस साल में, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने बेच दिया। और जो M2 मशीन था वो पूरे साल भर यूज हुआ, वो पूरे साल भर यूज हुआ। ठीक है, इस तरह से हमें समझ के करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले वाले मशीन पे लगाएंगे, क्योंकि पहला वाला मशीन बिक जा रहा है 1 जुलाई 19 को, क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन इस डेट पे होगा रिकॉर्ड, उसके बाद इस डेट पे होगा। तो अब पहले 1 जुलाई 19 का हम लोगों ने परचेज का एंट्री तो कर दिया है, 1 जुलाई 19 का हम लोग सेल का एंट्री करेंगे कि हम लोग एसेट अपना बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेचने के पहले यूज जो हुआ उतने दिन कितना डेप्रिसिएशन लगा वो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं सोल्ड मशीन, जो मशीन बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है वो हम लोग लिखेंगे। देखो कितना हो रहा है उस पे डेप्रिसिएशन। ये 5,40,000 वाला मशीन हम लोग का मशीन 1 था। चाहो तो तुम लोग इस तरह से ना मशीन 1 2 लिख सकते हो अपने समझने के लिए। जैसे ये मशीन 1 है, ऐसे करके लिख सकते हो, ये मशीन 1 का कैलकुलेशन, ये मशीन 2 का कैलकुलेशन, ये अपने समझने के लिए, ये मशीन 1, ये मशीन 2। ठीक है, क्वेश्चन में तो 1 2 नहीं बोला है, अपने समझने के लिए मशीन 2, मशीन 1 और ये मशीन 3 है। ठीक है, मशीन 1 बिक जा रहा है, बिकने के पहले इसका वैल्यू था 5,40,000, 6 लाख गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि 6 लाख का मशीन जब यूज हुआ वो 5,40,000 का हो गया। अब 5,40,000 का मशीन को हम लोग बेचना चाह रहे हैं, लेकिन 6 महीने यूज किया है, जिस साल बेच रहे हैं उस साल भी 6 महीने यूज किया है, तो 6/12 हो जाएगा। तो अगेन 5,40,000 पे 5% करके देख लो, या फिर पूरा तुम लोग कैलकुलेट कर लो जैसे तुम लोग को समझ में आता है। तो यहाँ पर हो गया 27,000। ठीक है, तो इस मशीन को हम लोगों ने 27,000 का यूज किया, उसके बाद बेचा। तो बेचने से हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है। ठीक है, जैसे हम लोग खरीदते हैं तो टू बैंक होता है, परचेज सेल करेंगे तो बाई बैंक होगा। ठीक है, मशीन अगर बेच देंगे तो बाई बैंक होगा। सोल्ड मशीन। ठीक है, मशीन सेल कर रहे हैं, तो कितने में सेल कर रहे हैं, क्वेश्चन बता दिया 3,86,000 पे। अब कोई भी चीज बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ तो एक ऑकर्ड होता है। अब हमें पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कैसे पता चलेगा, जब मशीन को बेचने गए उसका कॉस्ट कितना था 5,40,000 और 27,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद उसका वैल्यू कितना बचा। यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर देखो, जो M1 मशीन था उसका पहले कॉस्ट कितना था, 6 लाख। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही बता रहे, उसका पहले कॉस्ट कितना था, 6 लाख 1118 में। ठीक है, फिर उसका डेप्रिसिएशन लगा 31 दिसंबर 18 में, और डेप्रिसिएशन लगा हम लोग का 60,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू बचा 5,40,000। ये कब का बचा, 1119 का। फिर 1 जुलाई 19 में डेप्रिसिएशन लगा 27,000। ठीक है, तो वैल्यू कितना बचा,
5,13,000। अब हम लोगों ने बेच दिया कितने में? 3,86,000 में। तो सेल कितने में किया? 3,86,000 में। तो हमारे हिसाब से वैल्यू था 5,13,000, बट मार्केट में बिका 3,86,000 में, तो लॉस ऑकर्ड हुआ। ठीक है, लॉस हुआ। कितना लॉस होता है? दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो 5,13,000। है, बोलो। 1,07,000। अच्छा, 1,27,000। ठीक है, 1,27,000 का लॉस हो रहा है। लॉस किधर रिकॉर्ड होता है? बाई साइड में, बाई पीएल बोल के रिकॉर्ड होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाई पीएल लॉस ऑन सेल 1,27,000। ठीक है, ये तो हो गया पहला मशीन का यहां तक का ट्रांजैक्शन, और उस दिन नया मशीन खरीदा था उसका भी एंट्री लिख दिया। अब यहाँ पर 31 दिसंबर में दो मशीन, बचे हुए मशीन का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 19 बाई डेप्रिसिएशन। कौन से वाले मशीन का? मशीन 2 का और मशीन 3 का। तो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,90,000 वैल्यू बचा हुआ था, क्योंकि WTV बोल रहा है ना, तो बचे हुए वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे। इंटू 10%, पूरे साल भर लगेगा। और मशीन 3 का हो जाएगा 4 लाख रुपीस का मशीन खरीदा गया है, 10% करके 6 महीने का, क्योंकि जुलाई में खरीदे थे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 19,000, और ये हो जाएगा हम लोगों का 20,000। ठीक है, 20,000। तो बैलेंस कितना बचेगा? बाई बैलेंस सीडी मशीन, बचे हुए मशीन का वैल्यू कितना हो रहा है? तो बाई बैलेंस सीडी मशीन 2 और मशीन 3, यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे? ये देखो, वैल्यू कितना था? 5,40,000, उसमें से कितना डिप्रिसिएशन लग गया है? 19,000। तो 5,40,000 से 19,000 माइनस कर दो, तो ये हो जाता है 5,21,000। मशीन 2 का वैल्यू 5,21,000, और 4 लाख में से 20,000 चला गया, तो 3,80,000। देख लेते हैं। हाँ, 3,80,000। ये हम लोग का वैल्यू बच रहा है। अब दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए, देखते हैं। 7,30,000, 4 लाख। अच्छा, ये हो रहा है 11,30,000। इधर भी हम लोग का 11,30,000 होना चाहिए। चेक करते हैं। 27,000 प्लस 3,86,000 प्लस 1,27,000 प्लस 39,000 प्लस 5,21,000, 11 लाख। और ये तो ज्यादा हो गया, कुछ गलत लिख दिया होगा मैंने, देख लेते एक मिनट। 1,90,000 से 19 माइनस होगा। ओ, ये 5 लाख कैसे होगा? ये मैंने गलत लिख दिया। 1,90,000 से 19,000 लेस होने के बाद 1,71,000 बचेगा। शायद कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया था मैंने। 1,71,000 बचेगा। ठीक है, तो 1,71,000 प्लस 3,80,000 प्लस 39 प्लस 27 प्लस 3,86,000 11,30,000। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट लॉस अगर दिया हुआ रहता है, मतलब सेल परचेज अगर होगा, तो किस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल, इस तरह से कैलकुलेशन करना है। अब मैंने देखो यहाँ पर ही लिख के दिखा दिया। ये सब चाहो तो वर्किंग नोट बना के कर सकते हो, बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही जगह में बार बार लिखने से हो सकता है तुम लोगों से गलती हो जाए। अब तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर पूरा वर्किंग बना के करोगे तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इलास्ट्रेशन 8। इलास्ट्रेशन 8 करते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 Subra Limited purchased a machine for 12 lakh. On 1st October 2020, part of the machinery purchased on April 1, 2018 for 80,000 was sold for 45,000, and a new machine
at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of providing 10% depreciation on WDV value. ठीक है, अच्छा, तो हम लोग ड्रॉ करके देख लेंगे कि एक्चुअली हमें क्या क्या पूछ रहा है कि कब परचेज सेल हुआ है। यहाँ पर प्रिपेयर क्या करने बोला है, क्या क्या लेजर प्रिपेयर करने बोला है। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, तो हमें नेसेसरी लेजर बनाना है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर कुछ प्रोविजंस वाला बात आ रहा है। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन मतलब जिस तरह से अभी तक मैंने सिखाया, तो पॉइंट ए तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन पॉइंट बी करने के पहले हमें प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट ए को कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट बी को देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर पहले टाइमलाइन बना लेते हैं कि कब कौन सा मशीन खरीदा गया और क्या क्या बोल रहा है। यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 8। अच्छा, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 18 में परचेस किया गया है मशीन। ठीक है, मशीन परचेस किया गया है कितने का, 12 लाख का। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2020, ये 18 का बात हो रहा है। फिर बोल रहा है 1 अक्टूबर 2000। अब देखो 1 अप्रैल से दिया हुआ है, इसका मतलब ईयर एंड कब रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च को। ऑटोमेटिकली होता है जब क्वेश्चन अप्रैल से स्टार्ट होता है तो एंड करना है मार्च को, और अगर जैन से स्टार्ट होता है तो एंड करना होता है दिसंबर को, क्वेश्चन में कुछ बोले या ना बोले। ठीक है, तो ये 19 में कंप्लीट होगा, ये फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखो बोल रहा है कि इसके बाद 1 अप्रैल 18, तो 1 अप्रैल 18 मतलब कब हो जाएगा, इसके बाद वाला डेट 31 मार्च 19। उसके बाद नहीं सॉरी, मैंने शायद गलत पढ़ लिया। यहाँ पर 1 अक्टूबर 20 का बात हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 20 कब आएगा, ये एक साल हो गया। नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा कब खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर जो है उसका शुरुआत होगा 1 अप्रैल 19 को और खत्म होगा 31 मार्च 20 को। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर 20, तो 1 अक्टूबर 20 कब आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो मार्च तक ही है, ये तो मार्च तक ही है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 21। और 1 अक्टूबर का जो बात हो रहा है 1 अक्टूबर 20 वो इस पीरियड में आएगा, क्योंकि टाइमलाइन से देख लो, एक ईयर 18 में शुरू होता है 19 में खत्म, 19 20 20 21। अब हमें परचेज सेल का यहाँ कुछ बता रहा है 1 अक्टूबर 20, वो डेट यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर, क्योंकि मार्च के बाद ही अक्टूबर आएगा। 1 अक्टूबर 20 में क्या हुआ है, ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 18 फॉर 80,000। बोल रहा है यहाँ पर जो मशीन खरीदा गया था ये टोटल है, इस मशीन का एक पार्ट जो कि 80,000 का है। ठीक है, तो बाकी पार्ट को अलग कर लेंगे। जब भी हमें टोटल मशीन का कुछ पार्ट बिक गया ऐसा बोलेगा तो हम लोग मशीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 80,000 वाला पार्ट ऑफ जो मशीन है वो इस डेट पे सेल हो चुका है। और कितने में, सॉरी कितने में सेल हुआ है, यहाँ पर 45,000 में, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता रहा है। तो ये सेल हो गया है कितने में, 45,000 में। अब क्या बोल रहा है, एंड न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। और इसी डेट पे न्यू परचेज भी किया गया है मशीन का 1,58,000 का, 1,58,000 रुपीज का मशीन का। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज एडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% पर एनम डेप्रिशिएशन। तो कंपनी का डेप्रिशिएशन का जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है, 10% पर एनम WDV मेथड से कंपनी डेप्रिशिएशन चार्ज करती है। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला है, हम लोग को बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करके नेसेसरी लेजर बनाओ, बिना मेंटेन करके बनाओ। तो हम लोग पहले बिना मेंटेन करके बनाएंगे, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट अगर मेंटेन नहीं होता है तो किस तरह से हमारा अकाउंट बनेगा, तो उसमें नेसेसरी लेजर हम लोग का क्या होगा, मशीनरी अकाउंट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ना इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हम लोग देख देख के पुट कर देंगे डेप्रिशिएशन वगैरह। हम ये जो 12 लाख का मशीन है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका एक पार्ट सेल हो जाता है, तो जो सेल हो जाएगा उस पे प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम लोग 12 लाख के मशीन का दो पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दिखाएंगे, मशीन का नाम दे देते हैं मशीन 1, मशीन 2, इस तरह से। तो हम लोग के पास ये मैंने मशीन 1 नाम दे दिया मेरे हिसाब से, ठीक है, समझने के लिए। और 12 लाख में, टोटल 12 लाख के मशीन में से
अगर 80,000 को स्प्लिट कर दिया जाता है तो दूसरे पार्ट का वैल्यू होता है 11,20,000। ये मैंने मशीन 2 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं मशीन 1 80,000, मशीन 1, मशीन 2। तो यहाँ पर 80,000, 11,20,000। अब ऐसे करने से बेनिफिट क्या होगा, अब हम लोग पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 19 तक, क्योंकि इस बीच में किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है टोटल इतने मशीन खरीदने के बाद। और ये खरीदा गया है 1418 को, 1418 को परचेस किया गया है। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, परचेस ऑन 1418, डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 18। इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% करके पूरे साल भर का। तो 10% कितना हो जाएगा, 80 लाख पे 80,000 है, मैंने लाख लिख दिया है। 80,000 पे 10% यानी 8,000 हो जाएगा। और 11,20,000 पे 10% यानी 1,20,000। ये 80,000 है ना। 8,000 और ये 1,28,000 हो रहा है। एक मिनट, कुछ तो गलत हो गया, मेरा माइनस गलत हो गया लग रहा है। 12 लाख। अच्छा, इसमें 8 लाख था कि 8,000 था, पहले चेक तो कर ले। 80,000। अच्छा, 11,20,000 इंटू 10%, 1 लाख। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा है, इसका हो जाएगा। अच्छा, वो अभी देख लिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। 1,12,000 होता है इस पे 10% लगाने से, ठीक है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% लग रहा है दोनों पे, तो यहाँ पर 1,12,000 हो जाएगा। माइनस करते हैं, 1,418 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10,08,000 और ये वैल्यू हो जाएगा 72,000, ठीक है। ये वैल्यू हो गया हमारा। ये जो मशीन हम लोगों ने 12 लाख का खरीदा था, जिसमें 2 तरह का मशीन था, वो हमें बाद में पता चला। तो यहाँ से यहाँ तक का डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे एज इट इज, बीच में कोई भी सेल परचेस नहीं है, तो फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। लेस डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2019 का एट द रेट ऑफ 10% करके, क्योंकि WTV मेथड बोला है, तो इसमें हो जाएगा 7200 और इसमें हो जाएगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं, इंटू 10%, 1,008,000। हाँ, ठीक हुआ है। अच्छा, अब ये माइनस कर लेते हैं, 72,000 माइनस 7200, 64,800। तो ये वैल्यू हो गया 9,07,200। ये कब तक का वैल्यू आया, 1 अप्रैल 19 तक का वैल्यू आ गया। मतलब यहां तक का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 1 अप्रैल सॉरी 20 तक का। 19 क्यों, ये हो जाएगा, ये 31 मार्च, ये गलत लिखा है मैंने, ये 19 होना चाहिए ना। ये देखो, अप्रैल से मार्च में जाएंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा, ये 19 का है और ये वाला वैल्यू हम लोग का 20, ये 20 और ये वाला 1 अप्रैल 2020 हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2020 तक का वैल्यू निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 में ये 80,000 वाला मशीन बिक जाएगा, जिस वजह से हम लोगों ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो जिस दिन बिकेगा उस दिन तक का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 20 तक का। तो 1 अक्टूबर 20 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा। यहाँ पर देखो, अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का 1 तारीख को ही सेल हो जाता है, मतलब 6 महीने का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, 3240।
कैसे निकलेगा? 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं 64,800। तो जब सेल करने गए तो वैल्यू आया 61,560 हम लोग के हिसाब से, मतलब जो सेल करे उनके हिसाब से, और बिका है 45,000 पे। सेल प्रोसीड्स है 45,000, तो लॉस है। लॉस है। कितना लॉस है? क्योंकि हम लोग के हिसाब से प्राइस ये होना चाहिए, जबकि मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू आया 45,000, तो 16,560 ये हम लोग का लॉस हो गया। तो ये हम लोग का पहले मशीन का कैलकुलेशन हो गया। और उसी डेट पे हम लोगों ने एक नया मशीन भी परचेस किया जिसको हम M3 नाम दे देते हैं 1,58,000 से, ठीक है। तो डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर। यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर 20 को परचेस किया गया है 1,58,000 का मशीन। अब इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 21 तक का, इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1,58,000 पे 10% कितने मंथ का लगेगा? अक्टूबर से लेके मार्च। अक्टूबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, यानी 6 मंथ्स का, ठीक है। तो 1,58,000 पे 5% लगा देते हैं, ठीक है। 6/12 मतलब 10% का 2 पार्ट, तो 5% हम इस तरह से करते हैं। तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट कर लो, लेकिन समझ में आना चाहिए। 10% अगर पूरे साल का, तो आधे साल का यहाँ पर 5% हो जाता है। 1,58,000, तो यहाँ पर हो गया 1,50,100। नए मशीन का वैल्यू 1,421 का। अच्छा, और एक मशीन था, मशीन 2, वो रहा, वो बिका नहीं, तो उस पे भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने दिन का? 31 मार्च 2021 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन, तो 90,7200, इस पे 10%, क्योंकि हमें WDV मेथड पे लगाने बोला है। तो 90,720 माइनस 90,7200, तो ये हो जाता है 8,16,480, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर बन जाता है ना, जो अभी मैंने बना के दिखाया, इससे क्या होगा? जब हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो काफी जल्दी जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। तो पहले परचेस हुआ है 1,418 में टू बैंक। टू बैंक बोल के, अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने 12 लाख दे के परचेस किया है, तो हम लोग चाहे तो डायरेक्ट 12 लाख भी लिख सकते हैं और डिप्रिशिएशन को ऐड करके लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास वर्किंग नोट अवेलेबल है, तो हम लोग किसी भी तरह से अप्रोच करके लिख सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग एक साथ ही लिखते हैं तो 12 लाख ही लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 लाख। अगर चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। 31 मार्च 2019 में डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? ये दोनों का अलग अलग 8,000 और 1,12,000 दोनों को मिला के लिख देते हैं ऐसे करके, 8,000 और 1,12,000, तो दोनों मिला के हो जाएगा 1,20,000। अच्छा, अब बैलेंस कितना बचेगा? बाई बैलेंस सीटी, ठीक है। अब बैलेंस का देखो, ये जो 12 लाख है, इसमें से माइनस करने से भी मिलेगा, इधर 12 लाख लिख के माइनस करने से आ जाएगा 10,80,000। या फिर जो बैलेंस है वो दोनों को ऐड करोगे तो भी 10,80,000 आएगा, मतलब 72 और 10,08,000 को, 72 और 10,08,000 टोटल करते हैं। 10,08,000 प्लस 72, तो 10,80,000, ठीक है। अब हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे। तो 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD, हम टोटल में ही ब्रॉड डाउन कर रहे हैं 10,80,000। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला मशीन, मतलब 80,000 जो पार्ट ऑफ मशीन था वो बिक जाता है 1 अक्टूबर 20 में। तो बिकने से पहले डेप्रिसिएशन लगा लेंगे उतने दिन का, ठीक है। सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, ठीक है। हम लोग के पास क्योंकि वर्किंग नोट सारे बनाए हुए हैं, हम लोग देख देख के लिख देंगे 3240, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3240। वर्किंग नोट का नंबर दे देना है प्रेजेंटेशन के लिए। बाई बैंक
मतलब सेल प्रोसीड्स जिसको बोलते हैं, बेच के जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसे बोला जाता है सेल प्रोसीड्स। ठीक है, सेल प्रोसीड्स कितने का हो जाएगा? सेल प्रोसीड्स है हम लोग का 45,000। अच्छा, लॉस भी हुआ है तो बाई पीएल, लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल कितना है? 16,560। 16,560 ये हो गया पहले मशीन का कंडीशन। और दूसरे वाले मशीन पे डिप्रिसिएशन लगेगा, डेट चेंज हो जाएगा 31 मार्च 2020 तक का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिप्रिसिएशन मशीन 2। ये देखो इसमें 9720 और इस पे 7900, क्योंकि मैंने अलग अलग नहीं दिखाए तो एक साथ भी दिखा सकते हैं, अगर चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो। तो 19,720 पुराने वाले मशीन का, जो नया खरीदा उसका 7,900। तो दोनों का टोटल करते हैं 90,720 प्लस 7,900, तो ये हो गया 98,620। और यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी देखते हैं कितना आता है। हम लोग बैलेंस को लिख के टोटल करके भी लिख सकते हैं या फिर वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। 10,80,000। ओ अच्छा, यहाँ पर मैंने परचेस लिखा नहीं, परचेस भी तो लिखना पड़ेगा। 1,10,20 टू बैंक। परचेस जो नया मशीन खरीदा उसका कॉस्ट 1,58,000। यहाँ पर लिखते हैं 1,58,000। अच्छा, अब ये टोटल करेंगे 10,80 प्लस 1,58,000। तो ये हो गया फिर से यहाँ पर अच्छा मैंने ना थोड़ा सा, एक सेकंड, ये मेरा गलत क्या हो गया? मैंने सेकेंड ईयर का कैलकुलेट नहीं किया शायद। ओहो अच्छा, सॉरी। मैंने देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं करके फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर कर दिया, इस वजह से ना यहाँ पर गलत हो गया, पूरा हटाना पड़ेगा। एक काम करते बिना एक ये भी हो जाएगा, लेकिन कैसे करें इसको? जगह चाहिए मुझे, देखते हैं यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा नीचे का मुझे रब करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया ना, मैंने एक ही साल का दिखाया, तुम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। यहाँ पर इसको सही कर लेते, चलो ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग स्टार दे के लिख दो, अगर लिख लियो ना तो स्टार दे लो। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख के कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। यहाँ पर लिखते हैं 1,418 टू बैंक 12 लाख। यहाँ पर मैंने लिखा 12 लाख, जैसे था ये पहला वाला ठीक ही है, बस मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए ताकि मुझे ये नीचे का पूरा डिटेल्स ना मिटाना पड़े। यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च 2019 बाई डेप्रिशिएशन 1,20,000 आया था दोनों टोटल करके। ठीक है, कितना कितना डेप्रिशिएशन आया था लिख लेते हैं, 8,000 और 1,12,000। 8,000 और 1,12,000 बाई बैलेंस सीडी, ये टोटल करके आया था 10,80,000। और इसमें कितना कितना बैलेंस आया था? 72 और 10,08। अच्छा, ये टोटल हो गया था 12 लाख। अब मैंने ना सेकेंड ईयर के जगह स्किप करके थर्ड ईयर कर दिया। अच्छा, 1,419 इसमें हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, ये 10,80,000 टोटल। और 31 मार्च 20 इसमें बाई डेप्रिशिएशन और बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा इसका टोटल 10,80,000। ठीक है, यहाँ पर डिप्रिशिएशन कितना हुआ सेकेंड ईयर में? 7,200 और 1,08,000। 7,200 और 1,08,000। 7,200 प्लस 1,08,000।
यहाँ पर और एक 0 होगा, तो ये हो जाता है 1,08,000। और बैलेंस का भी टोटल करके भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस कर दो, -10,80,000 से। तो यहाँ पर हो गया 9,72,000 टोटल, मतलब 10,80,000। क्या हम लोग का वर्किंग का बैलेंस करने से भी 9,72,000 आएगा? जरूर आना चाहिए। तो बैलेंस कितना है? 64,800 और 9,07,200। 64,800 और 9,07,200। अच्छा, ये था 1,08,000, ये था 1,00,800। अच्छा, इसका टोटल करके देख लो, चेक कर लो कि ऐसा होता भी है कि नहीं। 64,800 प्लस 9,07,200, 9,72,000। अब यहाँ पर जब ब्रॉट डाउन होगा तो ये देखो, ये डेट हो जाएगा 1/4/20। तो टू बैलेंस BD ये हो जाएगा 9,72,000। ठीक है, 9,72,000 और 1,58,000, 11,30,000। अच्छा, बाकी यहाँ पर मैंने सारा चीज सही लिखा हुआ है। अब 11,30,000 से लेस कर देते हैं। 3,240, 45, 16,560, 98,620। तो 9,66,580, 9,66,580 ये बैलेंस आ रहा है। क्या हम लोग का जो बचा हुआ 2 मशीन का बैलेंस है वो ऐड करने से इतना ही आएगा? देख लेते हैं। बैलेंस है 8,16,480 और 1,50,100। लिखते हैं यहाँ पर 8,16,480 और यहाँ पर है 1,50,100। चेक कर लो कि इतना ही हो रहा है कि नहीं। 8,16,480 प्लस 1,50,100, हाँ इतना ही हो रहा है। ठीक है, तो ठीक ही था, मैंने जो भी किया था सही किया था। बस एक ही चीज हुआ कि मैंने सेकेंड ईयर स्किप कर दिया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर मेरा स्किप हो गया तो उसको मैंने रीराइट कर दिया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करके। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है। तो ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाता है? एसेट का कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, एसेट में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो नॉर्मली देखो, एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है? खरीदने का एंट्री होता है फिक्स्ड एसेट टू बैंक या कैश। अब जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। लेकिन अगर हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रखेंगे। तब एंट्री क्या होगा? एसेट खरीदने का एंट्री फिक्स्ड एसेट टू बैंक। और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाना है? हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है। अब इसका नीड क्या होगा? ये अकाउंट बनाने से क्या होता है? प्रोविजन करके रखने का मतलब हो जाता है फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी ऑकर्ड होगा ऐसा सोच के उसके लिए आज से पैसा जमा करना। जैसे मान लो हम लोग, मेरे पास एक 10,000 रुपए का मोबाइल है, ठीक है, हम उसका ईयरली डेप्रिसिएशन लगा रहे 2,000। अगर 2,000 करके हम अपने इनकम से हटा के रखते हैं तो 5 साल बाद मेरे पास 2,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद मेरे पास 10,000 आ जाएगा, 2,000 करके। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन बना के रखना, अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हटा के रखना। फ्यूचर में जब हम नया मोबाइल खरीदेंगे, अगर ये मोबाइल मेरा 5 साल चलेगा ऐसा मैंने सोच रखा है, तो फ्यूचर में जब हम मोबाइल खरीदेंगे तो मेरे पास क्या होगा? एक प्रोविजन रहेगा उसके लिए। तो कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। बस उस केस में यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड का एंट्री हो जाएगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और जब एसेट बिकेगा तो एंट्री क्या होगा? तो वहां पर सेम एंट्री होगा, पैसा मिलेगा बैंक PL टू एसेट। ठीक है, या फिर फिक्स्ड एसेट, जब हम लोग का एसेट बिक जाएगा। यहां पर भी जैसे होता है वैसे ही होगा, बैंक PL टू एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट। ये मैंने दिखाया अगर लॉस हुआ। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा PL क्रेडिट होगा,
इन केस ऑफ प्रॉफिट पीएल क्रेडिट होगा। अगर मान लो बेच के प्रॉफिट होता है तो बैंक टू पीएल टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। यहां पर भी वही होगा, बैंक टू पीएल टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये हम लोगों का डेप्रिसिएशन सॉरी सेल होने पे एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा बोल देता है, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट का मतलब होता है जो मशीन बिक रहा है उसका कैलकुलेशन जो हम लोग रखते हैं। तो अगर मशीन बिकेगा उसमें हम लोग का एंट्री बैंक टू पीएल टू फिक्स्ड एसेट के जगह अगर हमें बोला जाए कि डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करो, तब सेल होने पे एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट। लेकिन टू फिक्स्ड एसेट के जगह हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल, बस और कुछ नहीं, ये नाम होना चाहिए टू फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल। अगर हम लोगों को प्रोविजन फॉर अगर हम लोग को एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, जो कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, क्योंकि देखो मुझे मेरे पास तो सारा डिटेल्स जो है बनाया हुआ है, बस इसी क्वेश्चन को करना है, सेम इसी तरीके से ही करना है, मतलब यही सब आंसर आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बचा हुआ वैल्यू रहेगा, ये सब एज इट इज होगा, बस इसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनेगा, डिप्रिसिएशन का अगर चाहे तो बनेगा, लेकिन हमें नेसेसरी लेजर बनाना है तो फिक्स्ड एसेट का हाँ, बनाएंगे। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एंट्री है वो एक बार और बता दीजिएगा। मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों हुआ? मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, मतलब किस टाइप का अकाउंट है? बोलो किस टाइप का है, वही तो मैंने बोला, अगर प्रॉफिट से तुम कुछ हिस्सा उठा के रखते हो, कोई भी मतलब वो प्रोविजन। है, मतलब नॉमिनल है वो, मतलब हाँ वो तो टू हाँ तो फॉर बताओ डेप्रिसिएशन। कौन सा अकाउंट होगा, तुम्हें क्या लगता है? अगर क्रेडिट हुआ है तो क्या होगा, अगर हम लोग खर्चे का तो एसेट होगा मैम। अगर मतलब एसेट से घटा है ना तो फिर ये भी एसेट टाइप का ही होगा। एसेट तो डेबिट होता है, ये एसेट से घटा है तो क्या हुआ, तुम्हें फ्यूचर में एक मोबाइल खरीदना है उसके, या फिर मान लो तुम्हारा प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट से कुछ हिस्से को हटा के रखना। प्रोविजन तुम्हारा मान लो मंथली इनकम है 50,000, ठीक है, तुम इससे 1,000 रुपए करके हमेशा हटा के रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन करना। तो प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हम 1,000 रुपए करके हटा के रखेंगे। तो ये और नॉर्मली ये क्या हुआ, डेप्रिसिएशन तो एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कब होता है, अगर कोई वो हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट होता है इफ ऑल गेन्स हो, कुछ क्रेडिट हो, ठीक है, गेन होने से नॉमिनल हो सकता है, अगर लॉस हुआ तो नॉमिनल हो सकता है। ये ना तो कोई गेन है ना तो कोई लॉस है, हम लोग प्रॉफिट से एक हिस्सा, जैसे 11-12 में जब फाइनल अकाउंट्स करते हैं हम लोग, तो वहां पर हम लोग प्रोविजन फॉर क्या सीखते हैं, प्रोविजन फॉर डेटर सीखते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो मुझे मार्केट में मेरा 100 रुपए का डेटर है, मतलब मुझे मार्केट से 100 रुपए मिलेगा, लेकिन मुझे डाउट है कि 20 रुपए मुझे नहीं मिलेगा। मतलब हर एक बिजनेस में एक डाउट रहता है कि मेरा इतना लॉस होगा, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है मेरे बिजनेस में 100% प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो लॉस भी है उसके साथ। तो मुझे अगर ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे 20 रुपीज नहीं मिलेगा, और ये फ्यूचर में लॉस को मुझे आज ही रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि अगर सच में ये हुआ, क्योंकि ये तो एक एस्टिमेटेड मैटर है कि मुझे सच में 20 रुपए मेरा कोई मार लेगा कि नहीं मारेगा, क्योंकि डेटर ऐसा होता है ना, मार्केट में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, तो हो सकता है कि मुझे ऐसा डाउट है। अब ये डाउट कैसे होता है, बिजनेस करते करते सबको अपना एक्सपीरियंस रहता है कि मेरा हर बार कितना लॉस होता है, तो उससे वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि मेरा 20 रुपीज का लॉस हो सकता है, ये एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है। तो ये जो मैंने प्रोविजन किया, ये कहां से किया होगा, प्रॉफिट से। हम प्रॉफिट से 20 रुपीज एक्स्ट्रा हटा के रख रहे हैं, क्योंकि मुझे डाउट है कि मुझे 100 रुपए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरा 20 रुपए का लॉस होगा। उस लॉस से बचने के लिए आज से ही हम लोग लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लॉस को रिकॉर्ड होने के पहले करने का अलाउड होता है अकाउंट्स पे, जबकि प्रॉफिट का नहीं होता है। प्रॉफिट प्रूडेंस बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन सॉरी प्रॉफिट प्रूडेंस बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन लॉस प्रूडेंस बेसिस पे होता है। प्रूडेंस का मतलब हो गया कि मेरा
अगर लॉस नहीं भी होगा तो हम उसे लॉस के हिसाब से मतलब फ्यूचर के लाइबिलिटी के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हो गया। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको हम फिक्स्ड एसेट में चार्ज नहीं करके उसको हम प्रॉफिट से उतना अमाउंट हटा के रख रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 10,000 का मेरा एक अगर मोबाइल है जिसका मैंने डिसाइड किया है डेप्रिसिएशन 2,000 करके लगाएंगे, तो हम हर साल प्रॉफिट से 2,000 रुपए हटा लेते हैं। मेरा जो काम है, हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम सैलरीड पर्सन हो चाहे हम बिजनेस करते हो, हम हर बार मेरे प्रॉफिट से 2,000 रुपए हटा के रखते हैं, उसको प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन का मतलब है जैसे तुम लोग को अगर कुछ पॉकेट मनी मिलता है तो कुछ खर्चा करते हो, कुछ बचा लेते हो, बचाना। तो हम लोग प्रॉफिट से 2,000 रुपए हटा के प्रोविजन करेंगे। इससे क्या होगा बेनिफिट, जब फ्यूचर में हम लोग मोबाइल को रिप्लेस करना चाहेंगे तो मेरे पास पैसा दिखेगा। ठीक है, मेरे पास ये पैसा दिखेगा, 2,000 रुपए करके हम जमा कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये प्रोविजन करना लायबिलिटी होता है, क्योंकि प्रोविजन करने से हमारा प्रॉफिट कम होता है। पहला बात है प्रोविजन प्रॉफिट से किया जाता है। कहां से पैसा हटाएंगे? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से, बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा हटाना होता है। और प्रोविजन इज अ लायबिलिटी जो फ्यूचर में ऑकर होगा। फ्यूचर में कुछ हमारा लायबिलिटी ऑकर्ड हो सकता है, उसके लिए आज हम लोग जो पैसा जमा करते हैं, जैसे मान लो फ्यूचर में मुझे ये 10,000 का मोबाइल सारा जिंदगी मेरे पास नहीं रहेगा, फ्यूचर में मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं। या फिर फ्यूचर में मेरा 20 रुपए का लॉस होगा, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है, तो अभी से हम 20 रुपए हटा के रख रहे हैं ताकि जब मेरा फ्यूचर में 20 रुपए का लॉस होगा तब हम उसे रिकवर कर सके। तो इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सिर्फ डेप्रिसिएशन क्यों, प्रोविजन बहुत सारी चीजों का किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला प्रोविजन फॉर डेटर, और ये बहुत फेमस एडजस्टमेंट भी होता है। जब फाइनल अकाउंट्स करते हो तो डेटर से इसको कम करके दिखाते हो। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि 100 रुपए का डेटर में 20 रुपए मुझे नहीं भी मिल सकता, इट्स मे बी, ये मस्ट भी नहीं है। ठीक है, मस्ट होने से होता है बैड डेब्ट, मतलब जो कंफर्म है कि मुझे ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब मेरे पास कंफर्म नहीं होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं पीवीडीडी, जिसको बोलते हो प्रोविजन। प्रोविजन करके रख रहे हैं कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में सपोज किसी से 20 रुपए मिलने वाला है और नहीं मिला। अब ये एक जन से भी हो सकता है, 5 जन से भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग अपने खर्चे का एक अमाउंट प्रॉफिट से हटा के रखते हैं तो उस खर्चे का प्रोविजन कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर किस वजह से कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हर प्रोविजन लायबिलिटी होता है, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हर बार एक टाइम पीरियड के साथ हम अपना प्रॉफिट से कुछ एक अमाउंट हटा के अपना प्रोविजन कर रहे हैं, जितना हम लोगों ने सोच रखा है। अब यहाँ पर कितना प्रोविजन किया जाता है? डेप्रिसिएशन जितना होता है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का प्रोविजन किया जाता है हर साल। ये हम लोग का एक लाइबिलिटी बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग का लाइबिलिटी बन रहा है, ये लाइबिलिटी अकाउंट है। इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोविजन करने से क्या होगा, फ्यूचर में एसेट को रिप्लेस करने में हेल्प होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रोविजन किया जाता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, चलो, मशीन अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाएंगे? जो नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन को सिर्फ खर्चा बुक नहीं करना है, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट का प्रोविजन भी क्रिएट करना है। और हो जाएगा मशीनरी डिस्पोजल। अब क्योंकि मेरा पहले से ही बना हुआ है, जो भी वर्किंग नोट चाहिए तो हम उसको देख के लिखेंगे। तो सबसे पहले मशीन खरीदा गया है, तो मशीन खरीदने का एंट्री क्या हो जाता है? मशीन खरीदने का एंट्री हो जाएगा 1418 को टू बैंक बोल के 12 लाख। 1418 को टू बैंक बोल के 12 लाख। अच्छा, प्रोविजन अकाउंट बनाने का और एक बेनिफिट भी है। क्या होता है, जो एसेट है वो अपना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही शो करेगा। ये पूरा बन जाने से और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो हम लोगों ने एसेट खरीदा, अब एसेट खरीदा तो एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने से बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज तो करो। ऐसा थोड़ी ना कि डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना, बट उसे फिक्स्ड एसेट पे मत करो, उसका इक्विवेलेंट अमाउंट प्रॉफिट से हटा के उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2019 को, यहाँ पर हम लोग, सॉरी ये बाई हो जाएगा, 31 मार्च 2019 को बाई
डेप्रिसिएशन बाई साइड में पोस्ट होगा। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले बार हुआ है 1,20,000। हम इसको और स्प्लिट करके नहीं दिखा रहे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये दोनों मिला के 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, 1 साल हो गया, अब हमें दोनों अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। अब दोनों अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, क्लोजिंग डेट होगा 31 मार्च 19, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। इसको दिखाएंगे बाई बैलेंस सीडी, कितना है वैल्यू 12 लाख। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो 12 लाख नहीं है, 12 लाख वैल्यू नहीं है क्योंकि इतने का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन कभी भी डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट पे चार्ज नहीं किया जाता है, उसका इक्विवेलेंट अमाउंट प्रॉफिट से हटा के यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इसीलिए एसेट हमेशा अपना ओरिजिनल कॉस्ट को ही दिखाते जाएगा, कभी भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेस किया हुआ कॉस्ट को नहीं दिखाएगा। और इस चीज को जब हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो वो कैसे दिखेगा, वो भी हम थोड़ा सा रफली दिखा देते हैं। यहाँ पर पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, ये हो गया। इधर क्लोज करेंगे, 2 साइड है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 बैलेंस सीडी 1,20,000, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट बनता है तो वो कैसे देखने में होगा, अगर बैलेंस शीट बनेगा तो वो कुछ ऐसे देखने में होगा। यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड एसेट यानी मशीन, इसको लिखेंगे 12 लाख से, ठीक है। और ये है एसेट साइड, जैसे कि मैंने बोला कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो यहाँ पर दिखेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि इस एसेट पे अभी तक इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तभी तो इतना अमाउंट जो है प्रोविजन करके हटा के रखा गया है। मतलब एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट 12 लाख है, लेकिन आज के डेट का कॉस्ट 12 लाख नहीं है, 12 लाख माइनस 1,20,000 है। ये हमें खुद से समझ लेना चाहिए क्योंकि ये एक टेक्निक है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, जहां पर हम लोग एसेट पे डायरेक्टली नहीं चार्ज करें। जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इतना इक्विवेलेंट अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, तभी तो ये अमाउंट, क्योंकि पीएल में तो डेप्रिसिएशन दिख रहा होगा कितने से, 1,20,000 से, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो दिख ही रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं करते तो हम लोग का बैलेंस शीट कैसे दिखता, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो हम लोग का ऐसे दिखता है, ये 12 लाख और यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखा देते 1,20,000, ठीक है। लेकिन ये करने के वजह से यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो दिखेगा ही, प्लस यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिखेगा पीएल में 1,20,000 का, ठीक है। जो हम लोगों का बाकी यहाँ पर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन तो डेप्रिसिएशन के इक्विवेलेंट अमाउंट का ही बनाना होता है। अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना है, अपने मन से कोई भी वैल्यू का प्रोविजन नहीं करना है। हमें प्रॉफिट से कितना पैसा हटाना है, जितने का खर्चा इस बार डेप्रिसिएशन लगा है उतना ही हटाना है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,4,19 टू बैलेंस बीडी, कितने का एसेट है, 12 लाख का। यहां पर लिखेंगे 31 मार्च 20 बाई, अच्छा पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। ये देखो हम यहाँ पर ड्रॉ दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा यहाँ पर 1,08,000, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी नहीं लिखा था, अभी लिखते हैं याद करके, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 20 बाई, पहले यहाँ पर ना ये ब्रॉड डाउन होगा, टू बैलेंस सीडी जो है ये ब्रॉड डाउन होगा बाई बैलेंस बीडी करके। अच्छा, ब्रॉड डाउन जब होता है तब डेट ओपनिंग का होता है, तो 31 मार्च के बाद 1,4,19 आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 1,20,000, ठीक है। ये हो गया 1,20,000। अब यहाँ पर दिखाएंगे 31 मार्च, यहाँ पर 31 मार्च 20 में बाई डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, कितना हुआ था चेक करते, 1,08,000 हुआ था, ठीक है। 1,08,000 हुआ था, तो टोटल कर लेंगे, टोटल करने पे यहाँ पर हो गया 2,28,000। अच्छा, अब ईयर क्लोज हो रहा है तो इसको भी क्लोज कर लेंगे 31 मार्च होगा, क्लोजिंग डेट 31 मार्च होता है, 31 मार्च 20 टू बैलेंस सीडी, ठीक है, 2,28,000। और इसको भी क्लोज कर लेंगे, ये वाला, ये यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी 12 लाख, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम लोग का जो 12 लाख का मशीन था, अच्छा यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं, 12 लाख हुआ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का टू बैलेंस बीडी 12 लाख हुआ।
अच्छा, इसी साल शायद हम लोग का मशीन बिक गया था, चेक करते हैं। नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लाख ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 12 लाख। अच्छा, फिर ब्रॉड डाउन होगा 1420 में टू बैलेंस बीडी 12 लाख। और इस साल हम लोगों ने एक मशीन खरीदा भी था, ये देखो, एक इस साल हम लोगों ने एक मशीन खरीदा भी था 1 अक्टूबर 20 में। यहां पर लिखेंगे खरीदा है तो टू बैंक 1,58,000 से खरीदा था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो पहले ब्रॉड डाउन कर लेते। 31 मार्च वाला यहाँ पर लिखेंगे 1420 बाई बैलेंस बीडी 2,28,000। और इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा, एक तो 1 अक्टूबर को लगेगा और एक 31 मार्च को लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अक्टूबर, एक काम करते, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को थोड़ा सा नीचे बना लेते, यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। फर्स्ट अक्टूबर 20, 31 मार्च 21। 1 अक्टूबर को जो डेप्रिसिएशन लगेगा, वो जो मशीन बिक जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो था शायद 3240। ये देखो 3240, इसका डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं 3240। अच्छा, और बाकी जो मशीन था, ये कौन सा वाला है? ये है सोल्ड वाला। ठीक है, और बाकी जो मशीन बचा हुआ है, मतलब जो नया खरीदा, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा टोटल करके? 98,620 बचे हुए मशीन्स पे। ठीक है, हम वो दूसरे वाले अकाउंट से टोटल को देख के ही यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। ठीक है तो दो मशीन पे 98,620। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे टोटल, टोटल करके डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये सारे वैल्यूज को ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी। अच्छा, टोटल कितना हो रहा है? 2,28,000 प्लस 3240 प्लस 98,620, तो ये हो गया 3,29,600 860 3,29,860। अभी तक ये क्या दिख रहा है? ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है? ये अकाउंट हमें ये बता रहा है कि अभी तक जितने भी मशीन हमारे पास थे, उस पे डेप्रिसिएशन इतना लगाया है। ठीक है, मतलब ये 12 लाख और ये 1,58,000, ये दोनों मशीन का टोटल इतना डेप्रिसिएशन हम लोग का हुआ है। लेकिन इसमें एक मशीन बिक भी गया है, तो मशीन बिकने से एंट्री कैसे होता है? ये देखो, यहाँ पर मशीन बिकने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो 2PL, लॉस हुआ तो बाई PL, और टू फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल। अब हम लोग फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे कि हम लोग का मशीन बिक रहा है। ठीक है, तो हम इसको मिटा के नीचे करते हैं थोड़ा सा, यहां पर दिखाते हैं मशीन डिस्पोजल। इसका एंट्री कैसे होगा? क्योंकि हम लोगों ने मशीन बेचा है तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाई बैंक। अच्छा, अब बेचने से प्रॉफिट या लॉस होगा, हम लोग कैलकुलेट करके देख चुके हैं, हम लोग का लॉस हुआ है। ठीक है, अब कितना पैसा मिला है चेक करते हैं। देखो, जो मशीन बिका है उसमें मिला है 45,000, लॉस हुआ है 16,560, तो कैलकुलेशन में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बस टेक्निक में चेंज है। तो यहाँ पर हो गया 45,000, यहाँ पर हो गया 16,560, और जो एसेट चला गया उसका वैल्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अकाउंट है मशीनरी डिस्पोजल, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मशीन। ठीक है, ये जैसे लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, PL डेबिट, या फिर PL क्रेडिट टू फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल, उसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग एसेट डिस्पोजल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टू मशीन बोल के। ठीक है, मतलब ये देखो, यहाँ पर पैसा आया तो एंट्री हो गया बैंक PL डेबिट या PL क्रेडिट टू फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल, बैंक PL डेबिट टू फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल। और मशीन का जो हमें क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग और एक एंट्री करेंगे, ऐसे एंट्री होता है मशीन डिस्पोजल, मतलब फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल, और एक एंट्री होगा वो मैंने नहीं दिखाया, फिक्स्ड एसेट डिस्पोजल
टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, मतलब फिक्स्ड एसेट अकाउंट को भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब ये अकाउंट से 12 लाख और 1,58,000 मशीन तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि इसमें से 80,000 वाला मशीन बिक गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ताकि 80,000 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाए। तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे, जैसे पीएल में खर्चा क्लोज करते हैं ना, वैसे मशीन जो चला गया उसको टू मशीन बोल के उसका कॉस्ट वैल्यू को क्रेडिट करके दिखाएंगे, जो कि है 80,000। तो ये जो मशीन बिका वो 80,000 वाला बिका, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 वाला मशीन हमारा चला गया, जिसपे हम लोगों ने कितना कमाया, 45,000। देखो 80,000 वाला मशीन हम लोगों ने बेच दिया, जिसपे हम लोगों ने 45,000 कमाया, ये सेल प्रोसीड्स है। और हम लोगों ने लॉस किया, बेच के लॉस ऑन सेल हुआ यहाँ पर 16,560। लेकिन दोनों साइड लेजर बैलेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब हम लोगों ने मशीन को बेचा था और जो लॉस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ना, वो 80,000 पे नहीं है। जब हम लोग मशीन बेचे थे तब मशीन का वैल्यू कुछ और था। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग चुका था। जब हम लोग मशीन को बेचने गए मशीन का वैल्यू इतना था, तभी तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर लॉस इतना रिकॉर्ड हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहिए कि कितना डेप्रिसिएशन इस मशीन पे लग चुका था, ठीक है। तो वही वाला हमारा ना बैलेंस करने से भी आएगा, तुम लोग देख सकते हो। देखो जैसे 80,000 पे हम बैलेंस करके दिखाते, प्रूफ करके दिखाते, 45,000 माइनस 16,560, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आया 18,440। क्या ये मशीन जो बिक गया, इस पे अभी तक हम लोग का इतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था? बिल्कुल, टोटल करके देख लो उतना ही चार्ज हुआ था। कैसे टोटल करोगे, 8,000, 7,200 और ये तीनों मिला के ही तो हम लोग का डिप्रिसिएशन टोटल 80,000 वाली मशीन पे है। तो 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240, तो टोटल देखो 18,440 हो गया। 18,440 का अभी तक हम लोगों ने डिप्रिसिएशन इस पे चार्ज कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 18,440 हम लोग को लिखना पड़ेगा, तब जाके लेजर बैलेंस होगा। तो अमाउंट तो लिख दिए, बट इस पे एंट्री क्या लिखे, बाई साइड है तो बाई लिखेंगे। अगर डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, टू, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर जगह पे प्रोविजन बोल के आया हुआ है, तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। मतलब क्या हुआ, सिंपल इतना सा बात हो रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के 18,440। मतलब इतने का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया है, खाली कर दिया है, ठीक है। कहां से, ये वाले अकाउंट से। ये जो हम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, उसमें से 18,440 रुपीज का डेप्रिसिएशन जो है ये चला गया है, ठीक है। अब इसका रिकॉर्डिंग क्या यहाँ पर करना जरूरी है? हाँ, यहाँ पर तो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने किया नहीं है, देखो यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे होगा, ये देखो दोनों साइड इसका मतलब टैली नहीं हुआ होगा, चेक करते हैं। देखो इधर कितना कितना है, 2,28,3,240 और 98,620। अच्छा, टोटल करते हैं, 228,30, 3,240 और 98,620। तो ये हो गया 3,29,860। अच्छा, यहाँ पर मैंने टोटल करके तो लिख दिया। एक्चुअली देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें लिखा जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट जो है वो बिक गया है। तो हम लोग को क्या दिखाना है, देखो यहाँ पर समझो बात को एक बार। यहाँ पर मैंने जो टोटल दिखाया ना अभी तक, ये क्या दिखाया, अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन। जैसे 12 लाख पे 1,20,000 डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। फिर 1,20,000, फिर उसी मशीन पे 1,08,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, टोटल 2,80,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। उसके बाद जो बिक गया उस पे 3,240 और जो रह गया उस पे इतना। रहने वाले दो मशीन थे, ठीक है। ये मशीन 2 और मशीन 3 का डेप्रिसिएशन है, ये मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है। ये किसका है, ये मशीन 1 का है, जो 12 लाख वाला मशीन था, ठीक है। फिर 12 लाख वाले मशीन पे फिर से ये मशीन 1 का ही डेप्रिसिएशन है, और ये मशीन 1 का है, और ये मशीन 3 का है। मशीन 3 और जो बचा हुआ मशीन है, एक्चुअली ये तो दो मशीन का कॉम्बिनेशन है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मशीन बिक गया उस मशीन का डेप्रिसिएशन को यहाँ से एलिमिनेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे लिख के दिखाएंगे, जो डेप्रिसिएशन हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है 18,440, उसको पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्रॉस पोस्टिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीन डिस्पोजल, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो, टू मशीन डिस्पोजल कितना लिखेंगे, 18,000
440, ठीक है। तो बाकी मशीन पे डेप्रिसिएशन जो है उसको हम लोग नॉर्मल रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस CD बोल के। अब ये कितना होगा, 3,29,860 माइनस 18,440, 3,11,420, ये बैलेंस करके आ गया। ये क्या आया, ये बचे हुए मशीन पे डिप्रिसिएशन टोटल अभी तक का, ठीक है, 3,11,420। क्या ये सही हुआ है, उसका भी हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। देखो जो बचा हुआ मशीन है उस पे अब तक का डिप्रिसिएशन कितना, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, है ना। हम लोग तो वहां पर टोटल करके दिखा रहे हैं ना, डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके। टोटल करो, 1,12,000 प्लस 1,008,000 प्लस 90,720 प्लस 7,900। तो ये दो बचे हुए मशीन का अब तक का डिप्रिसिएशन का टोटल हमें बता रहा है ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 3,11,420, ठीक है। इस अकाउंट को ना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। इसका मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेट करना, ठीक है। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं ना, उसी तरह से एक्यूमुलेट का मतलब है अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन, अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन जितने भी मशीन है उस पे टोटल डिप्रिसिएशन अभी तक का कितना हुआ है। तो मैंने दो मशीन में स्प्लिट किया था, टोटल करके भी मैंने दिखा दिया, 3,11,420 अभी तक का डिप्रिसिएशन का अमाउंट हो रहा है। और ये देखो मशीन कितना था, 12 लाख का हम लोगों ने पहले मशीन खरीदा, फिर 1,58,000 का खरीदा और उसमें से 80,000 का मशीन बेच दिया। तो कितने का मशीन पड़ा हुआ होगा, ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट दिखाता है। तो इस पे भी हमें क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर को हम लोग का मशीन जो है वो बिक गया, 1 अक्टूबर 2020 में जो मशीन बिक गया उसका एंट्री क्या होगा, ये क्रॉस पोस्टिंग टू मशीन बोल के जो है यहां पर लिखेंगे मशीन डिस्पोजल 80,000, ठीक है। तो 12 लाख वाले में से 80,000 वाला मशीन चला गया और 1,50,000 का नया खरीदा था। तो बचा हुआ मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 लाख प्लस 1,58,000, टोटल करने से 13,58,000 आ रहा है। 13,58,000 माइनस 80,000, 12,78,000। ये क्या आ गया, बाई साइड में आया, बाई 31 मार्च 21 को बाई बैलेंस CD। तो जो मशीन बचा यहाँ पर टोटल लिख देते, इधर जगह नहीं है, ठीक है, उधर भी उतना ही टोटल आ रहा है, उधर भी उतना ही टोटल आ रहा है। तो यहाँ पर देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से हमारा क्या क्या बेनिफिट हुआ। पहला बात है, मशीनरी अकाउंट्स हमेशा अपना ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। देखो 12 लाख का मशीन था, 12 लाख ही दिख रहा है, फिर नया कुछ नहीं खरीदे तो 12 लाख ही दिख रहा है, फिर नया 1,58,000 का खरीदे और 80,000 वाला बेच दिए, तो बचा कितना, 12,78,000। और ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है, ये अकाउंट बता रहा है हम लोगों ने जितना भी मशीन खरीदा उसका डिप्रिसिएशन कितना है। तो पहले 12 लाख का जो मशीन था उसका डिप्रिसिएशन हुआ 1,20,000, फिर हम लोगों ने अकाउंट क्लोज करने के हिसाब से उसे क्लोज कर दिया। फिर हम लोगों का वो 12 लाख मशीन पे फिर नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन हुआ, तो पहले साल 1,20,000 और दूसरे साल 1,08,000। तो एक्यूमुलेट करके मतलब अब तक का 2 साल में अब तक का डिप्रिसिएशन कितना हुआ, टोटल 2,80,000, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसे इधर क्लोज करके इधर ब्रॉट डाउन किया। अब इसमें से 12 लाख वाले मशीन में से एक 80,000 का मशीन हम लोग बेच रहे हैं, तो 80,000 इधर माइनस हुआ, तो बाई मशीनरी डिस्पोजल लिखना पड़ेगा। और उस पे बेचने के पहले डिप्रिसिएशन कितना लगा, 3,240, ठीक है, 3,240, 2,28,000 और 3,240 अभी तक 12 लाख के मशीन पे चार्ज हुआ। और ये जो नया मशीन हम लोगों ने खरीदा था 1,58,000 उस पे चार्ज हुआ हम लोग का ये वाला, और 12 लाख में से 80,000 बिक गया और बचे हुए मशीन का दोनों का मिला के इतना डिप्रिसिएशन बच रहा है। अब हम लोग जब इसको यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में सेल पे क्या इंपैक्ट आएगा, सेल करने से जो मशीन सेल हो जा रहा है उस पे अब तक का जितना डिप्रिसिएशन टोटल हुआ है वो माइनस कर देना है। तो कितने का मशीन सेल हो रहा है, 80,000 का, तो 80,000 पे अब तक कितना डिप्रिसिएशन लगा था वो हमें वर्किंग नोट से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने कंबाइन लिखा है। तो वर्किंग नोट से मैंने तुम लोग को टोटल करके दिखाया 18,440। तो ये
2,28,000 प्लस ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है, इसमें से इतना डेप्रिसिएशन आउट हो जाएगा क्योंकि उतने का एसेट बिक जा रहा है। इतने डेप्रिसिएशन जिस एसेट पे लगे थे वो एसेट बिक जा रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ जो एसेट है उसका अभी तक का डेप्रिसिएशन इतना हो रहा है। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट कैसे दिखाना है? 80,000 का मशीन 45,000 में बिक गया, लेकिन गलत कंसेप्ट। 80,000 का मशीन 45,000 में नहीं बिका। 80,000 का मशीन को हम लोगों ने 18,440 का यूज किया, उसके बाद उसे बेच दिया 45,000 पे, जिस पे हमारा लॉस हुआ 16,560। तो डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए पता है? डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए सेल वैल्यू, कितने में सेल हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है, और जो बिका उस पे कितना टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक का चार्ज हुआ, और उसका कॉस्ट वैल्यू। ये सब चीज जब रिकॉर्ड हो जाता है दोनों साइड प्रॉपर्ली, तो अकाउंट हमेशा टैली होगा। मशीनरी डिस्पोजल कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं 80,000 का मशीन इतना यूज किया, बचा हुआ वैल्यू देखते हैं, फिर सेल प्रोसीड से कंपेयर करते, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हैं, तो बैलेंस कहां से बचेगा? ये तो पूरा टैलीड होना ही है। अब यहाँ पर जो हमारा एंट्री होता है उसका क्रॉस पोस्टिंग हमारा मशीन अकाउंट में जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है, जाके वो क्लोज हो जाता है। ये देखो यहाँ पर गया मशीन, ये मशीन यहाँ पर जाएगा, तभी तो हमारा मशीन अकाउंट कम दिखेगा, नहीं तो कम कैसे दिखेगा? इधर टोटल मशीन है, इधर 80,000 लिखेंगे, कम दिखेगा। लैंग्वेज क्या होगा? मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। और ये जो डेप्रिसिएशन हमारा कम करना है, क्योंकि यहाँ तो टोटल डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, जो मशीन बिक गया उतने का डेप्रिसिएशन कम कर दो, क्योंकि आगे वो मशीन ही नहीं रहेगा, तो उसका डेप्रिसिएशन आगे क्यों ऐड करते जाए। तो ये 18,440 यहाँ पर लेस हो जाएगा, तो ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। जैसे ही बैलेंस करोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा डेप्रिसिएशन का वैल्यू। या फिर वर्किंग नोट से समझ के भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। वर्किंग नोट से भी देख के कर सकते हो कि कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो रहा है। मैंने हर तरह से दिखाने का कोशिश किया, ठीक है, जितने तरह से हम समझा सकते थे, जितना टाइप से बोला जा सकता है, मैंने हर एक टाइप से बोला, ठीक है। अब तुम लोग को कैलकुलेट करना है अपने हिसाब से कि तुम लोग कैसा करके कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब वर्किंग नोट के साथ करना चाहते हो या बैलेंस करके करना चाहते हो, जैसे तुम लोग को सही लगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज एक नया चीज सीखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9 वैसा सेम एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बोलते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 9 देखो यहाँ पर दे रखा है मशीन अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को बनाएंगे। ये देखो मशीन अकाउंट को बनाएंगे और एक उसके साथ साथ डिस्पोजल अकाउंट बना के देंगे, तो ये तो वर्किंग नोट से ही बन जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मशीन अकाउंट बनाओ, मशीनरी डिस्पोजल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इसके साथ साथ प्रोविजन अकाउंट भी बना दोगे। वो तभी बनाना चाहिए जब हमें स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, तो वो हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। इसके बाद जो आ जाएगा इलास्ट्रेशन 10 जो टॉपिक है, ये हम लोगों का मतलब चेंज इन मेथड का है। इलास्ट्रेशन 10, 11 मुझे जितना लग रहा है, मैंने पूरा तो देखा तो नहीं है, इसीलिए ये वाला हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं। इसके बाद अलग अलग कंसेप्ट आ जाएगा, तो ये वाला सिर्फ हम होमवर्क दे रहे हैं, इलास्ट्रेशन 9, ठीक है, ये होमवर्क दे रहे हैं, और कुछ नहीं दे रहे। बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन जो है इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें और भी 2-4 नया कंसेप्ट है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए नीचे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।